हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की। और आज सोचा जिस तरह का मार्केट में पेन है, इनफैक्ट थर्ड स्ट्रेट डे हो गया भारतीय बाजार में गजब की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ, तो क्यों ना मार्केट्स को मैप करा जाए, क्यों ना जो स्टॉक्स खास तौर पे ऑफ लेट सेशंस में पिछले 2-3 दिनों से हाईलाइट में हैं उन पे अलग से चर्चा की जाए, रैशनल समझाया जाए आपको और फिर एक्सपर्ट का व्यू लिया जाए। हमारे साथ इक्विनॉक्स के पंकज रांदर साहब होंगे। रांदर साहब मदद करेंगे हमारी आज निफ्टी 50 पर और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे, और अपनी पिक भी देंगे। पंकज जी, गुड आफ्टरनून भाई साहब, होली की शुभकामनाएं आपको। जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, और आपको भी और पूरे टीम सीएनबीसी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू पंकज जी। और ना सिर्फ पंकज जी, वैसे आप सब दर्शक गण को भी खूब खूब होली की शुभकामनाएं। फेस्टिविटीज अपनी जगह, मार्केट का मूड अपनी जगह है। थोड़ा सा वो मामला थोड़ा सा एकदम अलग ही हो गया है फेस्टिव माहौल में। खैर, पहले हेडलाइंस फिर मार्केट्स की मैपिंग करते हैं। ईरान अमेरिका जंग से बाजार में फिर हाहाकार। निफ्टी करीब 400 पॉइंट टूटकर 24,500 के नीचे आया। निफ्टी ने तोड़ा बजट के दिन का लो और 100 वीक मूविंग एवरेज का अहम सपोर्ट। बैंक निफ्टी भी 1300 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरे। इंडिया विक्स 23% दौड़ा। 3 दिन में 56% उछला इंडिया विक्स। क्रूड और डॉलर इंडेक्स में उछाल से रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले भाव 1% गिरकर 92 रुपीज 30 पैसे तक फिसला। जानकारों के मुताबिक बाजार को करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ने की आशंका। क्रूड में उछाल से एविएशन, पेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और टायर शेयरों में तेज गिरावट। एशियन पेंट्स 2% नीचे, इंटरग्लोब एविएशन 4% टूटा। तीनों ओएमसीज भी 4 से 5% तक नीचे। आज बिग स्टॉक्स में हुआ था सटीक एनालिसिस। मेटल शेयरों में आज तगड़ी बिकवाली। निफ्टी मेटल इंडेक्स 4% नीचे, करीब 7% ज्यादा गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर। उस लिस्ट में शामिल है टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। साथ ही रियल्टी और सरकारी बैंक्स भी 4% से ज्यादा गिरे। वहीं कैपिटल मार्केट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर फिसले। हालांकि चुनिंदा आईटी शेयरों में हल्की खरीदारी। आज भी सटीक पड़े बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी शेयर। सप्लाई पर दिक्कत से 9% गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना पेट्रोनेट। गुजरात गैस में भी गिरावट। वहीं चार्ट जीपीटी शेयर सोलार 3% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही कमजोर चार्ट वाले शेयरों में पेटीएम और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फिसले। और इंटरनेशनल बाजारों में चीनी की ऊंची कीमतें और इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा फायदेमंद होने की उम्मीद से चीनी शेयरों में बड़ी मिठास। 6 से 9% चढ़े बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश, बजाज हिंदुस्तान और अवध शुगर। हेडलाइन की कोई कमी नहीं है। दोपहर हो रही है और प्रोड्यूसर साहब भर, और सही में वाकई इतना एक्शन है दुनिया में स्क्रीन्स पे कि चाह के भी ये भी हेडलाइन जो रिड्यूस करके 6 पहुंची है। ये हाल है मार्केट्स के मूड का। खूब सारी चीजें, खबरें, हेडलाइंस ग्रैब कर रही हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा निफ्टी है स्क्रीन्स पे आपके। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी से क्यूज थे कि हम तकरीबन 400 से 500 पॉइंट गिरेंगे। उसी तर्ज पे शुरुआत वैसे ही हुई। हम आज के सेशन में एक समय 500 पॉइंट प्लस की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। पिछले 1 बजे ऑनवर्ड्स कह लीजिए, सेकेंड हाफ ऑफ दिस सेशन थोड़ी बहुत रिकवरी का ट्रेड, लेकिन ब्रैकेट वही है 400-500 पॉइंट जो मैंने शुरुआत में कहा था। 400 पॉइंट की कमजोरी के साथ 1.5% से ज्यादा दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। डेली कैंडल स्टिक उठाइएगा निफ्टी की 1 हफ्ते की, तो आपको दिखेगा 3 दिन ऑफ मैसिव कैंडल्स, खूब दबाव के साथ कामकाज। मतलब फ्राइडे और मंडे को 3% का दबाव, 300 पॉइंट का दबाव, और आज उसके ऊपर 400 पॉइंट इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर लिए। 3 दिन का हाल है। खूब एफआईआई की सेलिंग हुई
और मूड बिगड़ा हुआ है। मूड इसलिए बिगड़ा हुआ है कि अगर वो सैटरडे अर्ली मॉर्निंग, मतलब फ्राइडे और सैटरडे की इंटरवीनिंग नाइट में शुरू हुआ मामला 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मंडे को जब हम सेशन की समाप्ति कर गए थे तो थोड़ा बहुत हल्का ही पड़ता, कूल ऑफ होता, कुछ कूल ऑफ नहीं हुआ। मंडे से आज सुबह के बीच यानी कि वेडनेसडे को दोपहर में आते आते और मामला तूल पकड़ गया है। खूब रिटेलिएटरी फायर्स हो रहे हैं, इजराइल की तरफ से हुआ, ईरान की तरफ से हुआ, एम्बेसीज को अटैक हो रहे हैं, मतलब और सिचुएशन फ्लूइड है। हम जब मंडे को सेशन की समाप्ति कर रहे थे तब तक अपडेट था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बयान को हम फेस वैल्यू पे ले रहे थे कि नहीं साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट इसीलिए कि दुनिया भर का जो कच्चा तेल का शिपिंग होती है 20%, 1/5 वो स्ट्रेट से होती है। तो अरब खाड़ी देशों के सारा तेल उसी पैसे से निकल के आता है। और वो ईरान और ओमान का एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे वो एरिया एकदम रिड्यूस हो जाता है, वही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उस पर फिर ईरान को कंट्रोल करना बड़ा ईजी हो जाता है। अब ईरान के लीडर्स ने कह दिया कि भाई साहब कोई भी जहाज जाएगा हम आग लगा देंगे। वो तो आसान काम था, 30-40 किलोमीटर का तो स्ट्रेट ही है, आसानी से कोई भी मिसाइल दाग सकता है। तो अब कच्चा तेल सरदर्द बना। हालांकि ट्रम्प साहब ने संभालने की कोशिश तो करी, ये कहते हुए कि हम इंश्योरेंस देंगे, क्योंकि कोई इंश्योरेंस भी कौन देगा स्ट्रेट पे जहाज जाने वाले को, तो इंश्योरेंस देने में हम मदद करेंगे और दूसरी तरफ हम अपनी नेवल पावर का इस्तेमाल करेंगे उस स्ट्रेट को सिक्योर करने के लिए। पर उससे कोई मूड सुधरा नहीं। 85 वाला 81 तक गया था कच्चा तेल, वापस 84 पे आ गया भाई साहब। तो सरदर्द जस का तस बना हुआ है। ये कच्चा तेल तो एक चीज़ हुई, मिडल ईस्ट से हमारा एक्सपोजर नाना प्रकार से और भी है, सब मूड बिगड़ा हुआ है। रिस्क ऑफ, और ये सिर्फ एशिया में हम अकेले नहीं हैं जो धुल रहे हैं, हमसे ज़्यादा धुलाई वाले तो धोबी पछाड़ के और इंडेक्स पड़े हुए हैं। जापान लाइए, कॉस्पी लाइए, स्ट्रेट, मतलब सारे के सारे पेन में आपको नजर आएंगे। ये लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना के भी दिखा दी। ये इलाका, ये नीचे ओमान है, ऊपर ईरान है, और एकदम नैरो डाउन हो जाता है ये स्ट्रेट। यहीं से जहाज़ों को जाना है, ईरान ने यही धमकी दे दी कि जहाज नहीं जा सकते भाई साहब। ये प्रॉब्लम है। पानी तो अच्छा दिख रहा है वहाँ का, विजुअल अच्छे बनाए। खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। पहले पंकज जी बोलेंगे, मुझे बुलाया, मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। पंकज जी, 0.25% दबाव, 24,400 पे बैठा हुआ निफ्टी। पेन है, पेन तगड़ा है, सेंटिमेंट बिगड़े हुए हैं भाई साहब। लेकिन अप्रोच क्या, पीसमील तरीके से पैसा लगाने का समय डिप्लॉयमेंट का मानते हो आप लोग या नहीं कर? इक्विनॉक्स इस समय बाजार पे कर क्या रहा है? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। और जहां तक बात हम लोग निफ्टी की और पैसे लगाने की कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टैगर्ड वे से इन्वेस्टमेंट को शुरू किया जा सकता है। 10% तक का पैसा जो है आप डिप्लॉय करके चल सकते हैं। हालांकि ये भी काफी रिस्की बेट है, कोई भी उछाल है मार्केट के अंदर तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। कोई कारण नहीं है कि नीचे की लेवल से एक रेजिलियंस लिया, वो प्योरली एक टेक्निकल बाउंस है। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से कहीं बहुत ही अच्छी मूड में आने की कहीं संभावना है। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक्स है जहां पर यस हम लोग डेफिनेटली बाइंग का विचार कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी वल्नरेबल लग रहे हैं। कोई भी उछाल यहाँ पर मिले 650 के आसपास का निफ्टी के अंदर का, तो मुझे लगता है कि उसका एक इस्तेमाल जो है वो सेलिंग के लिए करना चाहिए। बैंक निफ्टी में फिलहाल मैं बाइंग और सेलिंग किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन निफ्टी के अंदर यस कोई भी उछाल रहेगी तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज का मार्केट है। इंडिया विक्स लेकर आइए। इंडिया विक्स 2 दिन, इस वीक 50%, वो 3 दिन लिखा है हेडलाइन में, मुझे लगता है 3 दिन नहीं। इंडिया विक्स दिस वीक खोलेंगे तो ही 50% गिरा हुआ, तो उसे ठीक करेगा। एक दिन तो छुट्टी है मंगलवार को, तो 2 ट्रेडिंग सेशंस में इंडिया विक्स का जंप है। ये 7 दिन का दिख रहा है, 2 दिन में 55% का उछाल। इंडिया विक्स 21 के आसपास के जोन्स पे खड़ा हुआ है। ये क्लियरली फियर और पैनिक है। इंडिया विक्स जब 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फियर और पैनिक हो, तो ये सेल ऑन राइज का मार्केट है क्लियरली। पंकज जी कह रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट वाले स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करना शुरू करें। यू नेवर नो कितना गिर रहा होगा ये मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत करनी है। लॉजिकली ये वो समय आ गया कि 10% ऑफ योर कैपिटल डिप्लॉय किया जा सकता है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में, पहले तो निफ्टी के टॉप लूजर्स में एक लार्सन एंड टूब्रो, मेरे ख्याल से
मंडे को भी हमने इस पे चर्चा करी थी। एक समय तो ये आज भी तगड़ा स्टॉक था, 7% से ज़्यादा दबाव, इस समय भी 5.5% कमज़ोर है और 2 दिनों में 10% के आसपास का दबाव। अगर ये एलएनटी दिस वीक दिखाएंगे तो दिख जाएगा आपको। स्ट्रीट को लार्सन एंड टूब्रो के मिडिल ईस्ट के एक्सपोजर को लेके कंसर्न्स हैं भाई। वहां पे डिस्टेबलाइज हो गया वो रीजन पूरा मिडिल ईस्ट का, तो एलएनटी के लिए खराब खबर रही है। क्यों? क्योंकि एलएनटी की कुल ऑर्डर बुक का 1/3 से ज्यादा, मेरे ख्याल से 37% टोटल ऑर्डर बुक का मिडिल ईस्ट से आता है। इसकी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक का 75% मिडिल ईस्ट से आता है। खूब एक्सपोज्ड है एलएनटी। तो मेरे ख्याल से वो एक रीजन हो गया कि डर लग रहा है प्रोलॉन्ग चला ये वॉर तो कुछ कैंसिलेशंस, डिफरमेंट ना हो जाए ऑर्डर्स के, एक सरदर्द वो है। पर ठीक है, अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट एलएनटी ने शेयर नहीं करा है, ऐसा कुछ हुआ हो इतना जल्दी तो होगा भी नहीं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एलएनटी ऑफ लेट अपने डोमेस्टिक ट्रैक्शन के कारण नए नए एवेन्यूज वो सब जो घुस रहा था नेटफ्लिक्स एनवीडिया के साथ करार वगैरह, वो सब डोमेस्टिक प्लेज इंटरेस्टिंग हो जाते हैं एलएनटी के लिए। और अगर खाड़ी देशों में खूब इंफ्रा डिस्ट्रॉय हो रहा है एयरपोर्ट्स को लेकर और रिफाइनरीज वगैरह पे अटैक हो रहे हैं, तो सबको वापस बनाना भी तो पड़ेगा। तो अभी एक फेज निकला तो एलएनटी के लिए अभी पेन पीरियड है, तो लॉजिक की बात ही नहीं कर सकते अपन लोग। अभी तो डर ये है कि कहीं भी बाकी कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। लार्सन एंड टूब्रो पेन दिखा रहा है तगड़ा। पंकज जी क्विकली, लार्सन एंड टूब्रो पे आप लोग का हाउस कॉल? जी, इसके अंदर भी फंडामेंटल रीजंस के चलते काफी गिरावट यहाँ पे देखने मिली। अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम 3840 के अगर लेवल तोड़ के आधे एक घंटे के लिए अगर ये सस्टेन होता है, मुझे लगता है 3750 3600 तक के इसके अंदर दरवाजे खुल सकते हैं। हाँ, देखते हैं। एक वायदा का टॉप लूजर आज है पेट्रोनेट एलएनजी। इस समय भी वायदा बाजार में वो स्टॉक 9% की कमजोरी के साथ 9% की कमजोरी के साथ पेट्रोनेट एलएनजी कामकाज कर रहा है। क्यों? इन्होंने कल बताया कि कतर एनर्जी, जो कि एलएनजी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया का, कतर एनर्जी, उसने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है। सिर्फ एलएनजी का ही नहीं, बाकी जो अन्य मटेरियल बनाते थे वॉर के चलते रोक दिया गया है। वो कहते हैं ना फोर्स मेजोर क्लॉज, वो इस्तेमाल करा है। एक्ट ऑफ गॉड के चलते हमें बंद करना पड़ेगा, तो हम अपने कमिटमेंट भी पूरे नहीं कर सकते। तो पेट्रोनेट एलएनजी को वही सप्लाई करते थे नेचुरल गैस, तो ये अब वो सप्लाई नहीं करेंगे। अब इसके चलते पेट्रोनेट एलएनजी ने क्या करा, अपने कस्टमर्स को फोर्स मेजोर क्लॉज यूज कर दिया है। पहले समझाता हूं। एक रिपोर्ट आई है सिटी की, वो कहता है पेट्रोनेट एलएनजी को तगड़ा वॉल्यूम रिस्क होगा, क्योंकि कतर एलएनजी 50% इसके ओवरऑल वॉल्यूम्स, मतलब ये जो गैस लेके आते थे 50% तो कतर एलएनजी से लेकर आते थे। कतर एलएनजी ने धंधा बंद कर दिया इस समय वॉर के चलते, तो सीधे सीधे पेट्रोल एलएनजी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है 8-9% ये दबाव में। अब एक ग्रिड दिखाइएगा जो मैंने गेल वगैरह की भेजी थी, रखिए स्क्रीन पे। गेल, जीएसपीएल, गुजरात गैस, एमजीएल, आईजीएल। अच्छा, गेल, ये सब आज प्रेशर में पूरा स्टैक नजर आएगा। गेल क्योंकि जब पेट्रोनेट एलएनजी नहीं सप्लाई कर रहा होगा तो गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स रिस्क पे आएंगे, पर गेल का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, फिर भी 6% दबाव के साथ। ये बाकी सब कंज्यूमर्स देखिए आपकी स्क्रीन पे, सब दबाव के साथ आज कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब गुजरात गैस को लेकर तो नेटवर्क की एक अपडेट भी आया था कि ये भी अपने क्लाइंट्स का 50% काट रहे हैं, तो वो पूरा पर्कुलेट होता चले जा रहा है। जैसे कतर एलएनजी ने गैस रोकी सप्लाई, पेट्रोनेट एलएनजी का 50% रुक गया, उन्होंने आगे रोक दी, इन्होंने 50% काट दिया कस्टमर को, ये स्पाइरल इफेक्ट आ गया। सारे स्टॉक्स दबाव के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। पंकज जी, ये पेट्रोनेट एलएनजी देखा चार्ट, मामला गड़बड़ा गया आज काफी ज्यादा, लॉजिकल भी था जी। आशीष जी, देखिए ये 200 डेमा के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज का अगर लो देखते हैं तो 271.75 से लेके 282 तक का एक रेजिलियंस यहाँ पे 4-5% तक का दिखाया है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी वॉल्यूम्स के जो चार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सेलिंग साइड में ज्यादा नजर आ रहा है। अगर 84-85 के आसपास अगर दोबारा आता है तो ये स्टॉक पिटेगा जरूर। मुझे लगता है कि 290 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे, और हो सकता है आज के दिन की क्लोजिंग अगर 270 के नीचे भी अगर होती है तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक मेटल इंडेक्स दिखाइए। मेरे ख्याल से लास्ट मैंने चेक करा था,
आज का सबसे ज्यादा पिटने वाला इंडेक्स कोई है तो मेटल इंडेक्स है, 4% कमजोर। और मेटल इंडेक्स में भी स्टील कंपनी जो ऑफ लेट स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रही थी वो पॉकेट कोलैप्स होती हुई। निफ्टी का टॉप लूजर लार्सन एंड टूब्रो नहीं है, निफ्टी का टॉप लूजर टाटा स्टील है, उसके बाद एलएनटी जिसकी अपन ने अभी चर्चा करी थी। टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील आपकी स्क्रीन पे 4 से 7% सब कोलैप्स होते हुए। ऐसा नहीं है हर तरफ चौतरफा मूड खराब है, कुछ चुनिंदा सिलेक्टिव पॉकेट अभी भी, या इंडिविजुअल स्टॉक्स कह लीजिए। अच्छा, रिलेटिवली आईटी में सिलेक्टिवली एक ग्रेड दिखाइएगा जो एटलीस्ट इस समय हरे में कामकाज कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज, डिफेंस से मंडे को अच्छे मूव्स थे, आज अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस अच्छा कर रहा है, नहीं वो ग्रेड नहीं दिखा सकता। हाँ, आईटी आज आउट परफॉर्म कर रहा है, वीजा भी बाकी है फ्लैट, लेकिन बाकी कितना पिटे हुए हिसाब से आईटी बेहतर कर रहा है। इन्फोसिस अच्छा कर रहा है। एक स्टैक बनाने को बोला था, स्टैक बनाया क्या? इन्फोसिस के साथ साथ रखिए भारतीय एयरटेल, सोलर इंडस्ट्री सब अच्छा कर रही है। खैर पंकज जी, आपके कोई प्रिफर्ड स्टॉक आइडियाज हो तो वो बता दो प्लीज। आशीष जी, मैं पहले तो सेलसाइड के साथ में जाना पसंद करूंगा। डीएलएफ के फ्यूचर्स के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी। 569 की रेंज में अभी काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पूरा सेक्टर अगर आप देखते हैं तो एक काफी स्टीप फॉल यहाँ पे देखने मिला है, काफी वल्नरेबल रहा है। तो 570 के आसपास जहां दिखे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 578 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चले। नीचे के लेवल पर 1 से 2 दिन का अगर समय देते हैं तो 550 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। और एक ही स्टॉक के साथ में जाना पसंद करेंगे, थोड़ी ज्यादा ट्रेडिंग हो जाएगी 2 स्टॉक्स में। ये समय वो आ गया कि एक ट्रेडिंग पे भी लगाम रखने का भैया। एक है वो है डीएलएफ, रियल एस्टेट में वीकनेस है, और डीएलएफ साल का चल उठाइए, एकदम से क्या पेन आया है। पंकज सर चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज, बढ़िया मार्केट्स को डिटेल में समझाने के लिए। ट्रेडिंग वालों के लिए भाई साहब सेल ऑन राइज का मार्केट बशर्ते थोड़ा बहुत बाउंस तो मिले, पर वो उसका वेट करिएगा अपॉर्चुन समय का। वीकनेस है, वीकनेस बढ़ेगी, लेकिन ये समय बेचने का नहीं है, सेल ऑन राइज वाला है। इन्वेस्टर्स के लिए पंकज जी ने क्लियर कर दिया है कि डिप्लॉयमेंट की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। पिछले शो में सास बो सेंसेक्स में एंजल वन के भी एक्सपर्ट जुड़े थे, ओशो कृष्ण, वो भी यही बात कर रहे थे। और इनफैक्ट आज सुबह चैनल पे 8 बजे की जब एडिटर साहब से बातचीत हो रही थी तब भी ये बात हुई थी, याद होगा आपको, कि डिप्लॉयमेंट का समय 1/4 डिप्लॉय कर लीजिए। सब एक ही सुर में ये बात आ रही है क्लियरली। इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, पीसमील स्टैगर्ड वे में डिप्लॉयमेंट की शुरुआत। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब लौट के आऊँगा तो मार्केट्स का एक क्विक बढ़िया सा रैप गाइए, निफ्टी का हाल दिखाइए। वैसे सुबह से बेहाल ही है, 400 450 पॉइंट दबाव, ब्रेथ 1:6 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में। पेनफुल एक और सेशन जा रहा है। हाँ, कुछ ऑफ लोज जरूर हुए हैं, पर देखते हैं कैसे स्टैकअप होता है आखिरी का 1.5 घंटा। देखिए डिटेल कवरेज ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा में। नमस्कार।